पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता, लखनऊ तक नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद और सहारनपुर में भी नूपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देवबंद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। प्रयागराज में हुए विरोध प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ है। यहां पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में नूपुर शर्मा, असुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों पर FIR दर्ज कर रखी है। कानपुर में हुए दंगों के बाद आज जुमे की पहली नमाज हुई। पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। कानपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्र चारों तरफ से 3 किलोमीटर के दायरे में 5000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद अल्लाह अकबर के नारे भी सुनने को मिले हैं। हम बात कर रहे थे प्रयागराज की, वहां पर भी आज जैसा हमने बताया हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां PAC की गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। प्रयागराज से देखिए संवाददाता सर्वेश दुबे की ये रिपोर्ट। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आज यूपी के कई शहरों में बवाल हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय मैं मौजूद हूं और नूरल्ला रोड से कोल चौराहे को जोड़ने वाली ये सड़क है और ये अटाला चौराहा कहा जाता है। इसी गली में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बवाल शुरू हुआ जुमे की नमाज के बाद। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर नारेबाजी की गई और जब भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस और प्रशासन को लाठियाँ फटकारनी पड़ी और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। और ये वो इलाका है और ये पहली गली है और ये वो छत है। इस छत से आप देख सकते हैं इन 2 घरों की छतों से यहाँ पर और इस गली से बड़ी संख्या में पत्थरबाज निकले, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थरबाजी की और आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने जब उनको जो है पत्थरबाजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की तो किस तरह से लोग भागे हैं। इतनी बड़ी संख्या में चप्पल यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जो कि चप्पलें अपनी छोड़कर यहाँ से भागे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सड़क है, सड़क का नज़ारा देख सकते हैं कि ये जो पत्थरबाज यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे वो पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और उसके तमाम निशान यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और ये दूसरी गली है, मैं आपको बता दूं इस रोड की, जहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है और इस गली से भी तमाम पत्थरबाज निकल रहे थे। तो अमूमन ये तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई है, जिसमें आप कलकत्ता का भी नाम रख लीजिए, पश्चिम बंगाल का, आप मध्य प्रदेश से भी ये छिंदवाड़ा से तस्वीरें इस तरह की देखने को मिली है। तो पूरे देश में आज इस बात को लेकर, बयानबाजी को लेकर विरोध प्रदर्शन, उसमें कई जगह ये काफ़ी हिंसक भी होता हुआ नजर आया, जैसे आपने प्रयागराज से भी तस्वीरें देखी। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आज ही 4 राज्यों के 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी हो रहे हैं। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। राजस्थान में बीजेपी विधायक का वोट खारिज कर दिया गया था। वहीं कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की खबरें थी। चारों ही राज्यों में मुकाबला जोरदार है, क्योंकि सभी जगह पार्टियों ने विधानसभा में उनकी विधायी ताकत की तुलना में ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। इसी वजह से पूरे चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका भी जताई जा रही थी। 5 बज चुका है, यानी अब वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच हमें नतीजे भी मिल जाएंगे। सरकार ने गुमराह करने वाले विज्ञापन पर शिकंजा कस दिया है। अब कंपनियां विज्ञापन के जरिए उल्टे सीधे दावे नहीं कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं। डिटेल देने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, क्या है ये गाइडलाइंस? देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर पहले से ही गाइडलाइंस मौजूद थी, लेकिन इन्हें और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बड़े बदलाव इन गाइडलाइंस में आज किए गए हैं। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें बच्चों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है, क्योंकि मंत्रालय ने ऐसा एज्यूम किया है कि पिछले 3 से 4 सालों में बच्चों से जुड़े हुए विज्ञापन इस तरह के हम देख रहे हैं डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जो कि बच्चों को भ्रामक कर
सकते हैं। हालांकि जो गेमिंग सेक्टर है इसको भी मॉनिटर करने की बात इस गाइडलाइंस में की गई है। अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इसके अंदर जो हम रोजाना हमारा जो वास्ता पड़ता है, जब हम कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं या फिर टीवी चैनल ऑन करते हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने का विज्ञापन दिया जाता है, कुछ ही दिनों में मोटापा घटाने का विज्ञापन दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी दावा किया जाता है कि आप अगर ये दवाई खाएंगे तो शुगर और डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह के जो तुरंत रिजल्ट वाले विज्ञापन है, इन्हें पूरी तरह से भ्रामक पाया है मंत्रालय ने, और गाइडलाइंस में इस बात का उल्लेख किया है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर इस तरह के विज्ञापन देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरर, बल्कि जो लोग इसे एंडोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अगर ये एंडोर्समेंट गलत पाया जाता है, जो भी चीज जो भी प्रोडक्ट वो शोकेस कर रहे हैं, अगर उनकी जानकारी से तालमेल नहीं बैठता है तो सेलिब्रिटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़े बदलाव आज की गाइडलाइंस में किए गए हैं। एक और जो बात कही गई है, सरोगेसी के विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उसे सही नहीं ठहराया है मंत्रालय की तरफ से। एक जो आजकल हम देख रहे हैं, ई कॉमर्स पर शॉपिंग करना काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, खासतौर पर अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की बात करें तो यहाँ पर जो हम जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं बाय करने के लिए, तो सबसे पहले उपभोक्ता रिव्यू पढ़ता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है, अगर किसी दूसरे उपभोक्ता ने उसको इस्तेमाल किया है तो उसका रिव्यू कैसा है। और इसी वजह से जो फेक रिव्यू का ट्रेंड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये बात खुद इसका संज्ञान मंत्रालय ने लिया है और एक बाकायदा कमेटी बनाई है एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जो फेक रिव्यूज हैं, फेक कमेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से मॉनिटर किया जाए उसके लिए 2 महीने के अंदर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तो ये जो गाइडलाइंस है, मुख्य तौर पर इन बातों को इसमें शामिल किया गया है। मकसद यही है इन गाइडलाइंस के जरिए कि जो उपभोक्ता के अधिकार है उनकी रक्षा की जाए, या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पर लगाम कसी जा सके। बहुत शुक्रिया दीपाली इस डिटेल्ड अपडेट के लिए। इधर विज्ञापन की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार की क्या सोच है जानने के लिए कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार से दीपाली ने खुद बात की, आप भी सुनिए। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहले भी प्रावधान उपलब्ध थे और इस गाइडलाइन के माध्यम से उसको और विस्तार से उपभोक्ता के लिए और उद्योग और एडवर्टाइजर्स के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका काम है कि एक ऐसा ढांचा हम तैयार करें ताकि लोग गलतियां कम करें। दैट इज द आइडिया। सर, क्या हर एक माध्यम इसके अंदर आपने सम्मिलित किए हैं या फिर अभी कहा जाए कि ई कॉमर्स के लिए अलग आएगा, डिजिटल के लिए? सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल मीडिया, whether it is digital, television, print, radio or any other thing. All advertising जिससे कंज्यूमर अपना बाइंग डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंस होता है, उस पर ही एप्लीकेबल। तो क्या सरकार की गाइडलाइन से भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लग जाएगी? इसी पर होगी आज बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। भ्रामक विज्ञापन, अब होगा एक्शन। बात कर लेते हैं बाजार की, क्योंकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा तो निफ्टी 276 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, तो एक चौतरफा गिरावट का दिन आज था। यतिन मोता हमारे साथ जो बताएंगे कि बाजार में आज आखिर हुआ क्या। तो यतिन, क्या कारण थे इस बड़ी गिरावट के? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो इस हफ्ते जो 5 कारोबारी सेशन है उनमें 4 कारोबारी सेशन में तो लाल निशान में ही हम बंद हुए हैं और ग्लोबल संकेत जिस हिसाब से खराब हो रहे हैं, महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है विश्व में और बैंक जो इंटरेस्ट बढ़ा रही हैं, उनके चलते बाजार में आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस भी आपको लाल निशान में ही दिखेंगे। इसके अलावा जो बड़ी बिकवाली आई है वो बैंकिंग और आईटी शेयर्स में आज आती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर हम हैवी वेट्स की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस, इनके वजह से भी आज मार्केट को लगभग 150 पॉइंट के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूटेड झटका लगा। राइट। तो यतिन, अब सब इतना कुछ रहा आज, तो कहीं ना कहीं एक्शन भी देखने को मिला होगा। मुझे लगता है ज्यादातर को लाल निशान में एक्शन ज्यादा रहा होगा, लेकिन कहीं हरे निशान भी रहे होंगे। कैसा था बाजार? बात करते हरे निशान के साथ, क्योंकि वो आपको सिलेक्ट स्टॉक्स में देखने को मिला। इनफैक्ट हम बात करें एशियन पेंट्स और ग्रासिम की,
52 वीक लो या मल्टी मंथ लो से यहाँ बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मार्जिनल गेन्स आपको फार्मा शेयर्स में दिखे, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज और दीवीज लैब। लेकिन लूजिंग एंड पे देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक जैसे हैवी वेट्स में आपने जबरदस्त बिकवाली देखी। इनफैक्ट सभी के सभी शेयर्स लगभग 2.5 से 4% के बीच में आपको इंट्राडे में गिरते हुए नजर आएंगे। मिड कैप गेनिंग साइड पे काफी सारे स्टॉक्स थे जो न्यूज में थे, खास करके IIFL फाइनेंस, जहां इन्होंने अपने हाउसिंग फाइनेंस आर्म में स्टेक सेल किया और वो न्यूज के बाद स्टॉक में लगभग 8% की तेजी। आपको थोड़ा बहुत बाउंस बैक थायरोकेयर, दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर्स में दिखाई दे रहे हैं। और 52 वीक लो की बात करें तो काफी सारे शेयर्स वहां दिखेंगे, जैसे कि मेड प्लस, हाइकल, NMDC और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी यतिन, तो ये थी आज की बाजार की बात। और क्या शेयर बाजार बॉटम के करीब है? बाजार में और कितनी हो सकती है गिरावट? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम को 7:57 पर जरूर जुड़िए। शेयर बाजार करीब है बॉटम? प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। राइट, चलिए यतिन से थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज है जिस पर सोमवार को नजर रहने वाली है। LIC के शेयर में सोमवार से गिरावट बढ़ सकती है। दरअसल सोमवार को एंकर लॉक इन खुल रहा है, इसका असर शेयर पर दिख सकता है। आप यतिन बताएंगे कि क्या असर होगा। यतिन, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मंडे के लिए? देखिए, अगर हम LIC की बात करें तो इशू के दाम से लगभग 25% नीचे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लिस्टिंग दिन की बात करें तो यहां से भी आपको 19% का नुकसान हो रहा है, और यहां से भी आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सोमवार को एंकर लॉक इन खुलेगा नेक्स्ट वीक। और हमने ये देखा है पिछले काफी सारे IPO लिस्टिंग्स में कि जब जब एंकर लॉक इन खुलते हैं तब तब ये नए लिस्टिंग्स, नए IPOs पे प्रेशर बनता है। LIC की स्पेसिफिकली बात करें तो 5.9 करोड़ शेयर जो है जब एंकर इन्वेस्टर्स को दिए गए थे उसका लॉक इन खुल रहा है, और ज्यादातर एंकर इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को बेचना चाहेंगे। ये नहीं पता है कितने क्वांटम का शेयर्स बिकेगा, लेकिन जिस हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस आपको LIC के शेयर में दिखाई दे रहा है, काफी सारे फंड्स यहां आपको इस शेयर को बेचते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार लाल निशान में आपको LIC का शेयर दिखाई दे रहा है, और शायद नेक्स्ट वीक भी ये वीकनेस आपको एलिवेट होती हुई दिखाई दे सकती है। जी शुक्रिया यतिन। और एक महत्वपूर्ण खबर, अगले हफ्ते से जिनेवा में WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। यहां फिशरीज सेक्टर के लिए सब्सिडी जारी रखने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा कोरोना की सस्ती दवाएं, फूड सब्सिडी जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। पूरी खबर जानने के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, WTO की बैठक अगले हफ्ते से जो जिनेवा में शुरू होगी, कितना अहम माना जाए इसे, और खासतौर पे मौजूदा जो परिदृश्य पूरी दुनिया का उसे देखते हुए? देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि भारत सरकार जो सब्सिडी किसानों को देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर, सिंचाई के सब्सिडी के तौर पर, फूड सब्सिडी के तौर पर सरकार जो खर्च करती है, क्या वो आगे जारी रख पाएगी मौजूदा फॉर्म में कि नहीं जारी रख पाएगी। साथ ही साथ ये भी तय होगा कि मछुआरों को या मत्स्य पालन उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो सरकार सब्सिडी देती है वो आगे जारी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। क्योंकि विश्व के जो विकसित देश हैं, जो अमेरिका है, UK है, यूरोप है, ये अधिकांश देश चाहते हैं कि इस तरह की सब्सिडी देना भारत ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम विकासशील देश या फिर अविकसित देश जो हैं वो खत्म कर दें। लेकिन भारत समेत दूसरे देश इसका विरोध कर रहे हैं। भारत चाहता है कि 25 साल तक हमें जो फिशरी सब्सिडी है वो देने की इजाज़त दी जाए। जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं उसका जो कैलकुलेशन आप करें उसके फार्मूला को बदलिए ताकि हम अपने किसानों को मदद कर सकें। तो काफ़ी हद तक संभावना है कि भारत की बात वहाँ पे मान ली जाएगी, क्योंकि भारत के समर्थन में, भारत के दलील में एक दम है, और भारत चाहता है कि गरीब लोग भूखे ना बने WTO के अम्ब्रेला के नीचे। इस वजह से इस तरह की सब्सिडी देना चाहते हैं। हाँ, कोरोना की दवाएँ सस्ती करने पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली इस दौरान। उसमें यह है कि अभी कोरोना की दवाएँ महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला यहाँ पर आता है। तो भारत ये चाहता है कि विकसित देश ये तय करें कि सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि ऐसे दूसरी जो भी महामारी है उस महामारी से जुड़ी जो दवाएं हैं उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला सामने ना आए, यानी हर कोई इस दवा को बना सके, सस्ती बना सके और आम लोगों तक पहुँचा सके। तो इन सारे लिहाज से देखें तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी, तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक, और आपको ये बात हम बता दें कि इस बैठक की पल पल की जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद लक्ष्मण रॉय होंगे, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, जो जिनेवा जा रहे हैं इस बैठक को कवर करने के लिए। तो वहां से ग्राउंड जीरो से इस बड़ी बैठक का हर बड़ा फैसला, हर बड़ा कदम आप तक लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय सीधे डायरेक्ट फ्रॉम जिनेवा। बहुत शुक्रिया।
कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने नवसारी में 3050 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके अलावा अहमदाबाद के इसरो के इनस्पेस कैंपस का उद्घाटन भी उन्होंने किया। नवसारी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उनका फोकस आदिवासी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री के विस्तृत दौरे पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष देसाई मौजूद है। तो मनीष, प्रधानमंत्री का ये दौरा और उसमें उनके काफी सारे कार्यक्रम आज रहे, और क्या डिटेल है इसके बारे में? युद्ध के बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही प्रधानमंत्री का दौरा जो है नवसारी से शुरू हुआ था। दक्षिण गुजरात का ये इलाका है और काफ़ी अहम माना जाता है। इस वर्ष क्योंकि गुजरात के चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के इस दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। 3050 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य है उसका लोकार्पण किया, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। खासकर पीने का पानी की जहाँ समस्या है, ऐसे इलाकों में पानी पहुँचे, स्वच्छ पानी पहुँचे और खेती के लिए भी पूरा पानी मिल सके, इसलिए इन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ साथ बिजली से जुड़ी भी कई योजना है जो गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का इरादा है केंद्र सरकार का, उससे जुड़ी ये योजनाएं थी। अहमदाबाद में इन स्पेस करके एक कैंपस का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अब तक इसरो के तहत स्पेस में जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें सरकार की हिस्सेदारी होती थी, लेकिन इन स्पेस के जरिए अब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप वाले लोग भी जुड़ सकेंगे, वो काम कर सकेंगे। चाहे वो स्पेस में कोई व्हीकल लॉन्चिंग हो या स्पेस में कोई यात्रा करना चाहता है या एरोस्पेस से जुड़ी कोई चीजों का काम करना चाहता है, तो इन सभी के लिए ये सेंटर काम करेगा। और प्रधानमंत्री जो है आज शाम को करीब 6 बजे के आसपास अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये था प्रधानमंत्री के दौरे का विस्तृत अपडेट जो हमें दे रहे थे मनीष देसाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, जहाँ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले टेलीकॉम कंपनियों और दूसरी निजी कंपनियों के बीच जंग छिड़ गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर निजी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का विरोध किया है। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. देश में 5G सेवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभी तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर फैसला भी नहीं हुआ है और टेलीकॉम कंपनियों ने दूसरी निजी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम देने का विरोध किया है। टेलीकॉम कंपनियों की संस्था COAI ने प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के लिए 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के विरोध में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। टेलीकॉम कंपनियों को 5G नेटवर्क लगाने के लिए मोटा निवेश करना होगा और सिर्फ रिटेल ग्राहकों के भरोसे मुनाफा नहीं होगा। कंपनियों को एंटरप्राइज ग्राहकों से ही बड़ी कमाई होगी। कंपनियां शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, फैक्ट्रीज को 5G सेवा देने पर फोकस करना चाहती हैं। पिछले 1 साल से इसी सेगमेंट में ट्रायल भी हो रहे हैं। Roll out a 5G network which is going to cost them hundreds and thousands of crores. They were banking on 70% of this revenue coming back to them from enterprise network. Only about 30% will come from those consumers who choose to adopt 5G at a higher cost, even though the benefits do not alter their living style too much. And please remember, India is a price sensitive market. टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक अगर सरकार निजी कंपनियों को प्राइवेट नेटवर्क लगाने के लिए स्पेक्ट्रम रिजर्व करती है या फिर उनका आवंटन करती है, तो इससे टेलीकॉम कंपनियों की आय पर असर होगा ही, साथ ही सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्राइवेट नेटवर्क से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की गुहार नहीं मानती है तो कंपनियां 5G की नीलामी से किनारा भी कर सकती हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली।
तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।